हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। हम डेली 10 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो कि किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। उन 10 क्वेश्चनों को हम विस्तार से व्याख्या सहित चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार हम कंप्लीट टॉपिक को पढ़ लेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन के द्वारा ही पढ़ेंगे। देखो, पढ़ तो हमने बहुत कुछ रखा होता है, लेकिन क्या होता है हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस करने से हमारी जो पढ़ाई हैं वो और मजबूत हो जाती हैं, हमारी तैयारी और मजबूत हो जाती हैं। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए यहाँ पर। आज पहले वीडियो में हम वर्ण विचार पर बात करेंगे। वर्ण विचार पर जो प्रश्न बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और ये 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए आगामी एग्जाम में बहुत कारगर साबित होंगे और ये प्रश्न व्याख्या सहित होंगे। एक प्रश्न से ही 3-4 प्रश्न हल होंगे, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैंने खुद ने बनाए हैं। तो आइए इन प्रश्नों पर चलते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइन है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। और ये श्रृंखला हम डेली लेकर आएंगे। हम अब डेली क्वेश्चन हल करेंगे 10 प्रश्न। इस प्रकार हमारी तैयारी धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा वीडियो में, 10 क्वेश्चन में ज़्यादा 10-20 मिनट लगेंगे। तो ये 10-20 मिनट का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मायूस मत होना कभी भी ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। आपको पता ही होगा, अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक राष्ट्रपति थे अपने, बहुत ही फेमस थे, आप जानते ही होंगे। उन्होंने कितने संघर्ष से जीवन जिए हैं, इसको बताने की मुझे आपको कतई आवश्यकता नहीं है, आप सब भली भांति परिचित हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्णों की संख्या के संबंध में सही कथन है। वर्णों की संख्या के संबंध में हमें सही कथन बताना है। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, पढ़ते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। क्या सही है ये? बिल्कुल, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में मूल वर्ण 44 होते हैं। राजभाषा आयोग के अनुसार वर्णों की संख्या 49 है। हिंदी में वर्ण होते हैं 44। तो देखिए, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए आपसे तो 52 होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। हिंदी में मूल वर्ण कितने होते हैं, अगर ऐसा पूछ ले आपसे प्रश्न में, तो हिंदी में मूल वर्ण 44 होते हैं, ये भी सही कथन है। हिंदी में वर्ण होते हैं, अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए या ऐसा पूछ लिया जाए, दोनों एक ही बात है। तो हिंदी में वर्ण होते हैं तो 44, वहाँ पर कुल वर्ण पूछा नहीं है ना, वर्ण पूछे हैं तो 44 लगाना है, न कि 52। कुल वर्ण पूछे तभी 52 लगाने हैं। और एक है, राजभाषा आयोग के अनुसार वर्णों की संख्या 49 है। तो देखो, राजभाषा आयोग के अनुसार वर्णों की संख्या 49 नहीं है, यह कथन गलत है। राजभाषा आयोग के अनुसार वर्णों की संख्या 52 ही है। तो कुल वर्ण पूछे तो भी 52, और राजभाषा आयोग के अनुसार पूछे तो भी 52। अब ये 49 भी मानी गई है वर्णों की संख्या, तो ये किसके अनुसार है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो 49 जो संख्या मानी गई है वो बालपोथी के अनुसार मानी गई है, वर्णों की संख्या 49 बालपोथी के अनुसार। तो इस प्रकार हमने यहाँ से 4-5 प्रश्न हल किए हैं, समझे। तो वर्णों की संख्या पूछी जाए अगर किसी भी आधार पर, तो इस प्रकार हम इनके आंसर देंगे। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। तो ये सही है, ये सही है और ये सही है, तो तीसरा तो गलत है। तो इसमें देखते हैं तीसरा किस में आ रहा है, ये तो ये ऑप्शन ऐसे ही काट दिया जाएगा। और तीसरा किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, तो ये भी नहीं है। अब इन दोनों में से तो हमने देख लिया, पहला, दूसरा और चौथा। तो कौन से विकल्प में? ऑप्शन नंबर बी में है 1, 2, 4। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में मूल वर्ण 44 होते हैं। हिंदी में वर्ण होते हैं ऐसा आ जाए तब भी 44। और राजभाषा आयोग के अनुसार वर्णों की संख्या 52, और बालपोथी के अनुसार वर्णों की संख्या 49। इस प्रकार हमने यहाँ से 5 कंसेप्ट क्लियर किए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा कथन असत्य है? हमें यहाँ पर असत्य कथन बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। स्वरों के अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। स्वरों को उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर या संधि अक्षर 2 भागों में बांटा गया है। व्यंजनों के प्रतीक चिन्ह नहीं होते हैं, बल्कि इनका अपना आकार होता है जिससे इन्हें पहचाना जाता है। वह स्वर जिसमें अधिक मुंह खुले, स्वरत
स्वर कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वरों के अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। स्वरों के अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं और अपने देवनागरी लिपि हिंदी की आपको पता ही है। स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर या संधि अक्षर दो भागों में बांटा है। तो स्वरों को उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर दोनों में भागों में बांटा है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। मूल स्वर के अनुसार तो 4 स्वर आते हैं और संधि स्वर या संधि अक्षर के आधार पर 7 स्वर आते हैं। फिर संधि अक्षर को भी दो भागों में बांटते हैं हम, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब व्यंजनों के अपने प्रतीक चिन्ह नहीं होते हैं, बिल्कुल ये बात सही है, व्यंजनों के अपने प्रतीक चिन्ह नहीं होते हैं, बल्कि इनका अपना आकार होता है जिससे इन्हें पहचाना जाता है। तो व्यंजन तो स्वर की सहायता से बोला जाते हैं, इनके कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होते हैं, लेकिन स्वरों के प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो देखो ये कथन भी सत्य हैं, बी भी सत्य हैं और सी भी सत्य हैं। तो अपना इसमें डी है वो असत्य है। उसका कारण क्या है? वह स्वर जिसमें अधिक मुंह खुले उन्हें संवर्त नहीं बोलते, उनको बोलते हैं विवृत स्वर। कौन से स्वर? विवृत स्वर। अब आप सोच रहे होंगे संवृत विवृत क्या होते हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है बोलने में, जिनका उच्चारण करने में मुख की आकृति अपनी प्रयत्न, मुख का प्रयत्न है या जीवा का प्रयत्न है वो अधिक होता है, मुंह ज़्यादा खुलता है, उन्हें बोलते हैं विवृत स्वर। जैसे आ, आप बोल के देखना आ, इसमें अपना मुंह अधिक खुलता है। और जो विवृत से कम मुंह खुले जिसमें, वो होते हैं अपने अर्धविवृत, जैसे कि आई, औ, ये होते हैं अपने अर्धविवृत। अर्धसंवृत भी होते हैं ऐसे ही, वो होते हैं जिनमें अर्धविवृत से कम मुख खुले, जैसे ए, ओ, ए, आई, औ से कम खुल रहा है ना ए, ओ में। और एक होता है संवृत जिसमें सबसे कम मुंह खुले, या यूँ कहें कि अर्धसंवृत से कम मुंह खुले, वो होते हैं संवृत, जिसमें आते हैं अपने 5 वर्ण, हिंदी के 5 स्वर आते हैं, वो हैं ई, उ, री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये अधिक मुंह खुलने वाले को संवृत नहीं विवृत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से उत्सिप्त वर्ण हैं, हमें यहाँ पर उत्सिप्त वर्ण बताना है। उत्सिप्त वर्ण क्या होते हैं? देखो उत्सिप्त वर्ण वे होते हैं जो कि फेंके हुए वर्ण भी बोलते हैं इन्हें। उत्सिप्त वर्णों को क्या बोलते हैं? फेंके हुए वर्ण भी बोलते हैं इन्हें। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवा ऊपर जाकर झटके से नीचे आती हैं और इन्हें उत्सिप्त वर्ण बोलते हैं। और इनके एक दो नाम और भी हैं, ताड़न जात भी बोला जाता है इन्हें, द्विगुणी वर्ण भी बोलते हैं, नव विकसित वर्ण भी बोलते हैं। लेकिन चलो ये होते कौन से हैं तो मैं बता दूं, उत्सिप्त वर्ण होते हैं अड़ और ढ़, ये 2 वर्ण होते हैं उत्सिप्त वर्ण, जिनके नीचे बिंदी लगी होती है। अब अपने एक वर्गीय व्यंजन होते हैं, 25 वर्गीय व्यंजन, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और एक त वर्ग, ये 5 वर्ग आते हैं जिसमें अपने वर्गीय व्यंजन होते हैं। उसी में एक ट वर्ग आता है, कौन सा? ट वर्ग। इस ट वर्ग में आता है तीसरा और चौथा वर्ण होता है ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ण, आपको पता ही होगा। तो ये जो ड और ढ हैं, ये तो कौन से वर्गीय व्यंजन है, और इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हीं वर्गीय व्यंजनों को हम तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन भी बोलते हैं। इनका स्थान, उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ण का। तो ये ट, ठ, ड, ढ, ण तो कौन से में आ गया? मूर्धा में। और ये ड, ये कौन सा हो गया? उत्सिप्त, जो कि अपने प्रश्न में पूछा है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन ये एक और दे रखा है, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं ङ। ये क वर्ग का 5वां वर्ण होता है, जिसे अनुनासिक या नासिक के वर्ण भी बोलते हैं, पंचम वर्ण नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये अंग होता है, इसको क्या बोलते हैं? ङ। क वर्ग का 5वां, क, ख, ग, घ, ङ। तो समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्चारण के आधार पर ल वर्ण है, ल वर्ण का उच्चारण का आधार पर बताना कौन सा उच्चारण स्थान है ल वर्ग का, स्थान नहीं, मतलब कौन सा उच्चारण के आधार पर ल वर्ग को किस नाम से जानते हैं हम? लुंठित, प्रकंपित, पार्श्विक, संघर्षी। तो देखिए लुंठित तो वो होते हैं जिसमें क्या होती है? अपनी जीभ लुढ़कती हैं। लुंठित वर्ण कौन से होते हैं? जिनमें अपनी जीभ लुढ़कती हैं, जिनके उच्चारण से जीवा में क्या होता है? कंपन पैदा होता है, वो होते हैं लुंठित, जिनसे अपनी जीवा लुढ़कती हैं। इन्हें प्रकंपित भी बोलते हैं। और वो वर्ण होता है र। कौन सा होता है? र वर्ण। र वर्ण है जो लुंठित और प्रकंपित दोनों नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लुंठित ये भी र है और प्रकंपित ये भी र है। तो हमसे ल वर्ण पूछा है तो ये तो नहीं है। पार्श्विक, और पार्श्विक होते हैं, पार्श्विक का मतलब होता है पार्श्विक वर्ण वो होते हैं जो बगली वर्ण भी बोलते हैं जिन्हें। तो पार्श्विक वर्ण में क्या होता है? इनके उच्चारण में जीवा का जो अगला मसूड़ा है वो मसूड़े को छूता है। जीवा का भाग है ना अगला, आगे का भाग जीवा का, वो क्या होता है? मसूड़े को छूता है।
और जो वायु हैं वो दोनों बगलों से बाहर निकल जाती हैं जीवा के, जिसे बोल के देखिए ल। ल को अपन बोलेंगे तो अपने जी का आगे का भाग है ना, वो अपने किसको छुएगा, मसूड़े को छुएगा। और जो साइड से, दोनों साइड से क्या होता है, बगलों से वायु बाहर निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं पार्श्विक वर्ण, और इन्हें ही हम बगलीय वर्ण भी बोलते हैं। तो पार्श्विक या बगलीय वर्ण कौन से होता है, ल, ये एकमात्र वर्ण है, और र भी एकमात्र वर्ण है जो लुंठित और प्रकंपित होता है। तो इस प्रकार हमने इन तीनों को समझा। एक अपने दिया हुआ है संघर्षी। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है, और ये अपने 4 वर्ण आते हैं, 4 व्यंजन होते हैं, वो हैं श, श, स, ह। अपने जो एक तो ये शकार, एक ये शकार, एक ये और एक ह, ये चारों को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। च, छ, ज, झ के बारे में सही हैं। हमें च, छ, ज, झ के बारे में सही बताना है। तो देखिए ये वर्गीय व्यंजन होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो देखो ये च वर्ग होता है, इसमें 5 वर्ण आता है, एक ये भी होता है इसमें, इन चारों के अलावा। तो देखो ये वर्गीय व्यंजन है, बिल्कुल सही है। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब देखो इनको स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं वर्गीय व्यंजनों को, इनमें ये च, छ, ज, झ भी आते हैं, लेकिन इनको संघर्षी भी बोलते हैं, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी दोनों नाम से जाना जाता है। स्पर्श संघर्षी को मिलाकर बोलेंगे, अलग अलग नहीं है, स्पर्श और संघर्षी नहीं बोलेंगे, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उसका कारण क्या है, च, छ, ज, झ स्पर्शी व्यंजन तो होते ही हैं, लेकिन इनको बोलने में संघर्ष भी होता है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। जैसे श, श, स, ह, इनको बोलने में संघर्ष हो रहा है, उसी प्रकार च, छ, ज, झ इनको बोलने में भी संघर्ष होता है, और ये स्पर्शी होते ही हैं, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी भी बोला जाता है। आप बोल के देख लीजिएगा, आपको इसमें बोलने में थोड़ा संघर्ष होगा। तो ये भी सही है इसका, और ये ए भी सही है। ये केवल स्पर्शी व्यंजन है। देखो ये स्पर्शी व्यंजन तो है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, केवल, केवल स्पर्शी नहीं है, ये स्पर्श संघर्षी भी हैं, इसलिए इसका आंसर बी, सी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, ए और बी। और कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अपना ए और बी, ऑप्शन नंबर डी में, ए और बी। मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आ रहे होंगे आपको प्रश्न। आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग तक इस जानकारी को पहुँचाइए। इसी प्रकार हम प्रश्नों को देखेंगे, जिस प्रकार इनको देख रहे हैं, एक के साथ हम 3-3, 4-4 कंसेप्ट के लिए करते जा रहे हैं, आपको पता ही है। तो आगे प्रश्नों पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से ओष्ठीय वर्ण कौन से हैं। ओष्ठीय स्वर बताने अपने को, वर्ण नहीं। वर्ण के अंदर तो क्या होता है, स्वर व्यंजन दोनों आते हैं, अपने को ओष्ठीय स्वर बताने हैं, जिनका आपको पता है। और ये क्वेश्चन कब आया था, 2nd ग्रेड 2015 में क्वेश्चन। देखो उ, ई, अ, ई। तो देखो आ तो होते हैं अपने कंठे स्वर, जो कंठ से बोले जाते हैं। ई होते अपने तालव्य स्वर, ये तालु से बोले जाते हैं। इस प्रकार अ तो हो गया कंठे, और यहाँ पर ई भी हो गया तालव्य। तो अपने से तो ओष्ठ्य पूछा है, तो बचा ही कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, उ, ये बोलते हैं ओष्ठ्य स्वर। इसमें प वर्ग भी आता है ओष्ठ्य स्वर में। व्यंजन की बात करें तो प वर्ग भी आता है, और स्वरों की बात करें तो उ ऐसे स्वर होते हैं जो ओष्ठ्य स्वर कहलाते हैं, जबकि ई वो स्वर होते हैं जो तालव्य स्वर कहलाते हैं। और वर्ग, इसकी व्यंजन की बात करें तो च वर्ग आ जाता है इसमें, और शलगम वाला श, ये वाला भी इसमें ही आता है, कौन सा में, तालव्य में। और एक आता है ये भी तालव्य में आ जाता है। और कंठे के अंदर स्वर आते हैं। और वर्ग की बात करें तो क वर्ग आता है, जिसमें क, ख, ग, घ, ङ 5 वर्ग आते हैं। और ह भी इसी में आता है, कंठे में। लेकिन ह को हिंदी में एक अपनी एनसीईआरटी की बुक में अलग वर्ण भी दिया गया है, इसको काकलेश्वर भी बोलते हैं। तो हम ऑप्शन पर निर्भर करता है ह को किस में माने। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ओष्ठ्य स्वर को देखा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये वर्ण का उच्चारण स्थान है, हमें ये वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। तो ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, भी हमने देखा था, बताया था मैंने। ई वर्ग में आता है, सॉरी च वर्ग में आता है, और ई आता है, वही ये वर्ग में ये का उच्चारण स्थान है। तो वो है अपना तालु। ईचु शया नाम, इसका एक सूत्र भी होता है, ईचु शया नाम। ई से तो दोनों ई, और चू से मतलब च वर्ग, और शया नाम मतलब ये वाला श, और ये से ये ग वाला। तो ये आते हैं अपने तालव्य में। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कंठ में कौन कौन से आते हैं। तो कंठ का सूत्र होता है अकु विसर्जनीय नाम, मतलब आ और क वर्ग, ह और विसर्ग, ये आते हैं अपने कंठे स्वर कहलाते हैं, ये कंठे वर्ण कहलाते हैं। मूर्धन्य में कौन से आते हैं, ऋतु रसाणाम, री से ऋषि वाला, और ट वर्ग और र,
ये आते हैं अपने मूर्धन्य में, और षटकोण वाला भी अपने मूर्धन्य में ही आता है। नासिका स्वर आप जानते हो, जिन्हें हम पंचाक्षर के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें हम मतलब पंचम वर्ण के नाम से भी जानते हैं नासिके को, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर भी बोलते हैं। तो नासिके में कौन कौन से हो जाते हैं, ङ य ण न म, ये नासिक के स्वर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मात्रा काल या उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों के बारे में सही कथन बताना है। देखो, मात्रा काल बोल दो या उच्चारण मात्रा बोल दो, एक ही बात होती है। इन्हें हम समय के आधार पर मात्रा का समय से डिनोट किया जाता है। अ आ ई ह्रस्व स्वर है। देखो, अ आ ई ह्रस्व स्वर होते हैं क्या? हम यहाँ पर सही कथन पूछा है हमसे, तो देखो अ आ ई ये तो ह्रस्व स्वर होते हैं, लेकिन आ ई ये ह्रस्व स्वर नहीं होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। और हमें पूछा किसके आधार पर, मात्रा काल के। अब दीर्घ स्वर उत्पत्ति के आधार पर भी होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। अब संधि स्वर को भी दो भागों में बांटते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इस प्रकार दीर्घ स्वर वहाँ पर भी आता है, लेकिन मात्रा काल के आधार पर पूछा है हमसे, तो मात्रा काल के आधार पर दीर्घ स्वर में आता है आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सातों स्वर आते हैं। ये सातों स्वर किस में आते हैं, दीर्घ या गुरु स्वर बोलते हैं इनको, मात्रा काल या उच्चारण मात्रा के आधार पर। अब देखो, अपने से पूछा क्या गया है, सही कथन। तो देखो, ये आ और ये ई तो दीर्घ आते हैं, इसलिए सही कथन नहीं है। ई और अ तो ह्रस्व स्वर हैं, अ ई उ री ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है लघु, छोटा। ई ये आ उ ओ दीर्घ स्वर है, मैंने बताया था अभी, आ ई उ ए ऐ ओ औ ये दीर्घ स्वर में आते हैं। तो ये अ उ ओ ये दीर्घ हैं, तो ये सही है अपना। ई ए ह्रस्व स्वर में आते हैं। तो देखो, ई तो ह्रस्व में आता है, लेकिन ए किस में आता है, ए दीर्घ में आता है। किसके आधार पे बात करें हम, मात्रा काल या उच्चारण मात्रा के आधार पर। तो ये दीर्घ में आता है, इसलिए ये नहीं है। समझ में आ रहा होगा। इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपने बी। क्यों? क्योंकि अ और ई तो ह्रस्व हैं, लेकिन आ और ई दीर्घ हैं, इसलिए ये कथन असत्य हैं। इसी प्रकार ई ह्रस्व हैं, लेकिन ए क्या है, दीर्घ हैं, इसलिए ये कथन भी सही नहीं है। उपयुक्त सभी इसका हो ही नहीं सकता, तो अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर स्वरों के प्रकार किसके आधार पर हैं? देखो, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर ये स्वरों का प्रकार में आते हैं, 3 प्रकार माने जाते हैं। वो किसके आधार पर माने जाते हैं, ये देखना है अपने को। जीवा के आधार पर, औष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर। देखो, अभी नीचे से बात करते हैं। मात्रा काल के आधार पर मैंने अभी बताई है आपको, 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी बोलते हैं, और दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी बोलते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। कौन कौन से होते हैं 4, ये भी बता देता हूँ। अ ई उ री ये होते हैं अपने ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, मात्रा काल या उच्चारण मात्रा के आधार पर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं 7, आ ई उ ए ऐ ओ औ, तो ये होते हैं अपने दीर्घ स्वर या गुरु स्वर मात्रा काल के आधार पर। और एक होता है प्लुत स्वर, जो कि एकमात्र होता है, वो होता है अपना ओम। सुना होगा ना आपने, ओम। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, ओम। ये अवग्रह का निशान होता है, इसको ड से डमरू वाला मत समझना आप, ओम। और इसी क्या बोलते हैं, हिंदी का सबसे बड़ा वर्ण भी बोलते हैं, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हिंदी का सबसे बड़ा वर्ण कौन सा होता है, ओम। ये होता है हिंदी का सबसे बड़ा वर्ण, जिसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं, और ये मात्रा काल के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया मात्रा काल के आधार पर तो कौन से होते हैं। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर तो नहीं होते मात्रा काल के आधार पर, ठीक है। अब देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। एक तो होता है उच्चारण मात्रा, इनमें कन्फ्यूज मत होना, उच्चारण मात्रा अलग होता है, जबकि उच्चारण स्थान अलग होता है। उच्चारण स्थान तो वो होते हैं कंठ, तालु, ये होते हैं ना, ये होते हैं उच्चारण स्थान। तो देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं कंठे स्वर, जिसमें 2 स्वर आते हैं, अ आ। एक होता है तालु, इसमें आता है ई, ये होता है अपने तालु। एक होता है मूर्धा या मूर्धन्य, इसमें आते हैं अपना री।
री स्वर, मैं ओनली स्वर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर व्यंजन की बात नहीं कर रहा। एक आता है ओष्ठ, जिसमें आते हैं अपने ऊ, ये ओष्ठ वर्ण होते हैं, ओष्ठ स्वर होते हैं, वर्ण नहीं, वर्ण में तो व्यंजन भी आएंगे, स्वर व्यंजन दोनों शामिल होते हैं वर्णों में तो। और एक आता है अपना कंठ तालु, जिसमें ए आई, और एक आता है कंठोष्ठ, जिसमें ओ औ। ये हो गए उच्चारण स्थान के आधार पर 6 प्रकार स्वरों के, समझ में आए होंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 6 प्रकार कौन कौन से हुए? अ आ, कंठ, ई तालु, री मूर्धा, उ ओष्ठ, ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ। और अब ओष्ठ आकृति के आधार पर बताने हैं, तो सॉरी, ओष्ठ आकृति के आधार पर कौन से होते हैं? ओष्ठ आकृति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है वृत्तमुखी और एक होता है अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में 4 होते हैं और अवृत्तमुखी में 7 होते हैं। अब देखो 4 कौन कौन से होते हैं वृत्तमुखी में, तो उसमें होते हैं उ ओ औ। बोलने पर अपना मुंह कैसे हो जाता है? गोल हो रहा है ना, वृत्त यानी गोल, गोला की तरह होता है ना, वृत्त की तरह मुख, उ ओ औ बोल के देखिएगा। ऐसे अवृत्तमुखी में 7 होते हैं, जिसमें आकृति अपनी गोल नहीं होती है, मुख की आकृति या होष्ठ की आकृति गोल नहीं हो, वो होते हैं अवृत्तमुखी। उनमें आते हैं अ आ ई री ए आई, ये 7 अवृत्तमुखी में। मैं ऐसा करता हूँ आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन प्रश्न पे चलते हैं। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर, ये तीनों प्रकार किए जाते हैं अपने जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए, जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। अब आपको ये भी बता देता हूँ अग्रस्वर क्या होते हैं, मध्यस्वर क्या होते हैं और पश्च स्वर क्या होते हैं। तो देखो अग्रस्वर में आते हैं अपने जीभ का आगे का भाग लगता है ना, ई ए आई, वो होता है अग्रस्वर। मध्यस्वर अ को बोलने पर क्या? जीभ का बीच वाला भाग लगता है अ। इसी प्रकार होता है पश्च स्वर, जिसके जीवा के स्थान के आधार पर पश्च स्वर में आते हैं आ उ ओ औ। बोल के देखिएगा, जीभ का पश्च का भाग अपना स्पर्श करेगा जीवा स्थान के आधार पर। तो जीवा स्थान के आधार पर हम अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर में बांटते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य हैं? ये भी देखो सेकंड ग्रेड 2015 में पूछा गया है, प्रश्न में पूछे सभी वर्ण तालव्य बताने हैं हमें। तालव्य में बता चुका आपको अच्छे से, ईचुषया नाम इसकी ट्रिक बताई थी मैंने। ई से दोनों तो ई, च वर्ग और श ये वाला और ये आते हैं अपने तालव्य में। तो देखिए अपने प्रश्न में देखते हैं, ई ज श, पहला ही ऑप्शन अपना इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ईचुषया नाम जिसमें आता है। बता ही चुका मैं इनको ठीक से, एक बार फिर बता देता हूँ। उ क ख, देखो उ किसी में आता है? उ आता है अपने उ बोल के देखो ओष्ठ में, किस में आता है? ओष्ठ में। और क ख आते हैं अपने कंठ, तो ये तो तालव्य नहीं है। इसी प्रकार त थ ये होते हैं दंते और च होता है तालव्य, च तालव्य होता है। लेकिन यहाँ पर सभी स्वर सभी वर्ण पूछा है, तो सभी नहीं है ये। ई ये भी होता है तालव्य में, लेकिन ब भ ये होते हैं ओष्ठ में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न के ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है हमें। यहाँ पर भी देखो एक दे दिया तालव्य का, यहाँ पर भी एक दे दिया तालव्य का, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। लेकिन वहाँ प्रश्न में सभी वर्ण बताने हैं हमें तालव्य, तो वो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देते हैं हमें। तो इस प्रकार मैं ऐसा करता हूँ आपको ये 10 प्रश्न समझ में आए होंगे। मैंने जहाँ तक हो सका अच्छे से क्लियर किया है इनको। फिर भी अगर कुछ गलती हो गई हो तो मैं उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इस प्रश्न श्रृंखला आपको कैसी लगी, इसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे सुझाव दीजिए। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे। इस प्रकार हम रोज़ाना 10-10 प्रश्न के माध्यम से टॉपिक को हल करते जाएंगे। आगे के 10 प्रश्न और लाएंगे, इसी बिंदु पर लाएंगे भी। अभी हमें वर्णों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है। और एक क्वेश्चन हम रोज़ाना छोड़ के जाएंगे, उसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं एक प्रश्न डाल के जाऊंगा इसमें, तो उस प्रश्न का आंसर, ये क्वेश्चन है, इनमें से असत्य कथन बताइए। एक असत्य कथन बताना है। अ ई उ री मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर होते हैं। आ स्वर दीर्घ वृत्तमुखी स्पष्ट स्वर हैं। मात्रा काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की स्थिति या आकृति गोलाकार नहीं होती हैं अवृत्तमुखी कहलाते हैं। तो मैंने आपको डिटेल सहित बता दिए हैं इन सभी का। अभी जो मैंने पढ़ाया है ना, उनमें ही इनका उत्तर छिपा हुआ है। इन जो आज 10 क्वेश्चन हल किए हैं उसी में इसका उत्तर छिपा हुआ है। आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप क्वेश्चन का सही आंसर दोगे। मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा और आपको ये क्वेश्चन सही आ जाएगा।
इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए और इस क्वेश्चन का हल मैं कल अगले वाले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।